Hello everyone and welcome to CompuPrep Hub by Takshila Learning. So I hope you are doing very well and हमारे इस SSC क्रैश कोर्स के साथ आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे, आपकी पढ़ाई में रुकावट नहीं आई होगी एंड आपका रिवीजन बहुत अच्छे से चल रहा होगा. तो आपके रिवीजन को ही बूस्ट अप करने पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं तरुणा सोलंकी आज इस वीडियो में आई हूँ. तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, एक टॉपिक नहीं है बल्कि 3 हेडिंग्स हैं जो हम एक ही वीडियो में आज कवर करने वाले हैं. क्या क्या? तो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो ये क्रैश कोर्स है तो हमें इसको थोड़ा स्पीड अप भी करना है एंड हमें इन डेप्थ भी नहीं जाना है, बट हमें जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी कोई पॉइंट स्किप नहीं करना है. तो ये इसी को देखते हुए आज के इस वीडियो में हम ये तीनों टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन सिर्फ उतने पॉइंट्स जो कि एग्जाम स्पेसिफिक हैं, यानी कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट एंड बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि जो भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए सो दैट आपका कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो, तो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आप मिस ना कर दें. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की. राइट्स यस, जो कि हमारे अधिकार हैं. तो अधिकार कौन से? फंडामेंटल, यानी कि एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया जो हमें अधिकार मिले हैं क्योंकि हम इंडिया के नागरिक हैं. तो ऐसे 6 राइट्स हैं. 6 राइट्स की यहाँ पे हम बात करेंगे. वैसे पहले की मैं बात करूँ तो ये 7 राइट्स थे, लेकिन जैसा मैंने बोला इन डेप्थ हम नहीं जाएंगे. हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं या एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यानी कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट. तो फंडामेंटल राइट्स, जैसे मैंने बोला 6 फंडामेंटल राइट्स हैं. अब बात आती है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसमें हम याद करें, क्या हमें हर एक फंडामेंटल राइट याद करना है या एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आएगा. सो डोंट वरी, वीडियो को फुल ब्रॉज करोगे तो आपको आज सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. फिर आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा या कैसा नहीं आएगा. सबसे पहली चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आर्टिकल्स. कौन सा आर्टिकल कौन से राइट से बिलोंग करता है. यस, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको आर्टिकल्स लिख के रखने हैं. इवन अगर आपको पूरे प्रॉपर एक एक नहीं याद होता है, तो जैसे मैंने अभी आप देख रहे हो कि कंपाइल किया हुआ है, तो कौन सा आर्टिकल कौन से राइट से बिलोंग करता है, मैंने वो सारे आर्टिकल्स इसमें लिख दिए हैं. तो आपको एक आइडिया रहेगा कि यस, अगर इस आर्टिकल की बात हो रही है तो ये इससे रिलेटेड था, तो आप एग्जाम में ईजिली आंसर जो है इसका दे सकते हो. तो देखो 6 राइट्स की हम बात करेंगे. सबसे पहला राइट जो है दैट इज राइट टू इक्वालिटी, कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हम इक्वल हैं, हम बटे नहीं हुए हैं, चाहे अब वो रंग के बेसिस पे हो या फिर जात के बेसिस पे हो, कोई पार्शलिटी नहीं है, सब इक्वल हैं क्योंकि सब इंडिया के नागरिक हैं. ये है हमारा पहला फंडामेंटल राइट. अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल, तो यस, ये कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, तो इट कम्स अंडर आर्टिकल 14 to 18. तो इससे जो आर्टिकल डील कर रहे हैं, जो इससे रिलेटेड प्रोविजंस हैं, वो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो इसमें दिए गए हैं. तो राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड आर्टिकल कौन से हैं, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से. देन सेकेंड आता है हमारा राइट टू फ्रीडम. फ्रीडम है हमारे पास, फ्रीडम है ना, कहीं पे भी हम घूम सकते हैं अपनी मर्जी से, हमें कोई पूछना नहीं होता है. एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया पेरेंट्स से परमिशन लेनी होती है, यस, वो एज अ रिस्पेक्ट हम लेते हैं, लेकिन हमारे पास फ्रीडम है, हम कहीं पे भी आ जा सकते हैं. हम कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती है तो उस पर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है हमारे पास, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है हमारे पास. तो अगर कोई भी चीज़ परेशान करी है या किसी भी रिलेटेड इशू से कुछ गैदरिंग करनी है, तो वो भी हमारे पास अधिकार है. तो ये सारे अधिकार आते हैं हमारे राइट टू फ्रीडम, कि हम एक इंडिपेंडेंट इंडिया, एक फ्री इंडिया के नागरिक हैं. दैट इज़ वाई हमारे पास जो राइट है वो भी फ्रीडम का राइट है, कि हम जो करना चाहें वो कर सकते हैं. तो राइट टू फ्रीडम ये आता है हमारा आर्टिकल 19 से लेके 22 के अंदर. देन थर्ड राइट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन.
कि आपको कोई भी किसी भी बेसिस पे फालतू में खामखा जिसे हम कहते हैं तो एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। यस, कि हमारे पास क्योंकि राइट है, अगर कोई आपको एक्सप्लॉइट करता है तो हम क्या करेंगे, हम सीधा उसको सुप्रीम कोर्ट में जाके हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है हमसे छीना गया है। तो हमारे को कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, ना ही किसी भी बेसिस पे, ना ही हमारे कलर के बेसिस पे, ना ही हमारे कास्ट के बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे एक्सप्लॉइटेशन जो है वो नहीं हो सकती। तो हमारे पास राइट है अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये आता है हमारा आर्टिकल 23 एंड 24 के अंडर। देन फोर्थ राइट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यस, इंडिया का कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, तो इंडिया में अगर आप रह रहे हो, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करना चाहते हो तो आपके पास पूरी फ्रीडम है कि आप जिस रिलीजन को चाहो उसको फॉलो कर सकते हो। तो ऐसा ये फ्रीडम जो है ये भी हमें दी गई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है। दैट इज वाई इंडिया में आप देखोगे कि वेरियस रिलीजन हमें देखने को मिलते हैं। तो ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये आता है आर्टिकल 25 से लेकर 28 के अंडर। देन फिफ्थ इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो ये कल्चर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड हमारे पास पूरे राइट्स हैं। हम पढ़ना चाहते हैं तो हम पढ़ सकते हैं, तो एजुकेशनल राइट्स भी हैं हमारे पास एंड कल्चरल राइट्स भी। हम कल्चर को फॉलो कर सकते हैं तो इससे रिलेटेड भी हमें कोई रोक नहीं सकता है। एजुकेशन से रिलेटेड भी हमारे पास पूरे राइट्स हैं। तो ये जो राइट्स हैं ये आते हैं हमारे आर्टिकल 29 एंड 30 पे। Then last but not the least, yes, sixth fundamental right is right to constitutional remedies। कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो हैं आपको प्रोवाइड की जाएंगी, कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो हैं आपको वो प्रॉपर मिलेंगी। तो दैट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये भी हमारे पास राइट है। तो ये आता है हमारा आर्टिकल 32। इम्पॉर्टेंट है, दोबारा बोल रही हूँ, आर्टिकल्स कौन से राइट से रिलेट करते हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप नोट डाउन करके रखिए। देन एक और राइट आपने सुना होगा, पहले के टाइम में हम सुनते थे जब छोटे थे, राइट टू प्रॉपर्टी। कि हमारे पास हम जो प्रॉपर्टी का भी राइट है, कि प्रॉपर्टी में हम जो रह रहे हैं उस पर भी हमारे कुछ अधिकार हैं। तो हालांकि अब आप बोलोगे कि ये हटा दिया गया, क्योंकि मैंने तो भी बोला कि 6 राइट्स हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इसे हटाया नहीं गया, बल्कि ये हमारा क्या है, ये लीगल राइट है। ये हमें फंडामेंटली नहीं मिला है, ये हमारा लीगल राइट है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। कि हमारे को, या हम अगर इंडिया के नागरिक हैं तो प्रॉपर्टी पे हमारा अधिकार है, तो वो लीगल राइट के अंडर आ गया है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको कौन से अमेंडमेंट में डिलीट किया गया था, कब डिलीट किया गया था। तो कब किया गया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जो कि 1978 का था। तो उस एक्ट के दौरान, उस अमेंडमेंट में जो है ये राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था, लेकिन इसे लीगल राइट जो है वो बना दिया गया था। अब लीगल राइट बना है तो इससे रिलेटेड आर्टिकल भी ऐड हुआ होगा। तो यस, जी हाँ, बिल्कुल ऐड हुआ है। कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 300A। आर्टिकल 300A के अंतर्गत ये फिक्स हुआ कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो हमारा लीगल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट। तो ये थे हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स एंड एक जो डिलीट हो चुका है। नाउ अब बात आती है कि अगर ये राइट्स कभी ऐसा हो सकता है किसी सिचुएशन में कि हमें ये राइट ना मिले, तो यस, ऐसा हो सकता है। ऐसा होता है तो हम क्या करें, क्या करना चाहिए। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये भी देखिए आप, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल। जस्टिशिएबल ये एक वर्ड है जो आपको एग्जाम में कई बार ऐसे सुनने को मिल सकता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इन तीनों की मैं बात करूं तो यस, इसमें कुछ जस्टिशिएबल है, कुछ जस्टिशिएबल नहीं है। तो जस्टिशिएबल का यहाँ पे जो बेसिक मीनिंग हुआ दैट इज कि ये जस्टिशिएबल है, इनको गारंटी कर रहा है सुप्रीम कोर्ट कि अगर आपको ये राइट्स नहीं मिल रहे हैं या फिर कोई आपको ये राइट्स नहीं दे रहा है, आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो आप डायरेक्टली मूव कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट। आपको अपनी लोकल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने की भी जरूरत नहीं है। डायरेक्टली यू कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट कि आपके राइट्स या आपको एक्सप्लॉइट किया गया है, आपको कोई भी फंडामेंटल राइट्स जो है वो नहीं दिया गया है। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड जस्टिशिएबल, बिकॉज इनको गारंटी कर रहा है सुप्रीम कोर्ट एंड यू कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट। तो ये जस्टिशिएबल है या नहीं है, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आ जाता है, या इनमें से कौन जस्टिशिएबल नहीं है, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। तो यू शुड नो कि कौन जस्टिशिएबल है, कौन सा नहीं है।
नाउ दे कैन बी सस्पेंडेड, येस इनको सस्पेंड किया जा सकता है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपको हर टाइम ही ये मिलेंगे, इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है तो क्या होता है, जो हमारे राइट्स होते हैं क्या हमें मिलते हैं? नहीं, उस टाइम पे सिचुएशन बहुत अलग हो जाती है। तो ऐसा ही होता है जब भी इमरजेंसी होती है, जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है कंट्री में, तो तब इन राइट्स को जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है। यानी कि अगर उस टाइम पे आप बोलोगे कि मुझे ये राइट नहीं दिया गया, तो आप उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में मूव नहीं कर सकते, बिकॉज उस टाइम पे ये सस्पेंडेड होते हैं जब तक नेशनल इमरजेंसी जो है वो चलती है। अब ये आर्टिकल, इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल्स 20 एंड 21 जो हैं वो इससे रिलेटेड है कि नेशनल इमरजेंसी में आपके राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट्स, वो सस्पेंड कर दिए जाएंगे। वाइल यहाँ पे एक और पॉइंट है कि 6 राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 जो फ्रीडम वाला था, तो राइट टू फ्रीडम वाला जो हमारा राइट है वो सस्पेंड कब होता है? सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी, जबकि ग्राउंड्स हो कि या तो एक्सटर्नल मतलब या तो बाहर से किसी ने वॉर किया है, या तो फिर आप अंदर यानी कि कंट्री के अंदर ही ऐसी वॉर वाली सिचुएशन है, तो उस टाइम पे जो है आपका ये फ्रीडम वाला राइट भी, उस टाइम पे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ गैदरिंग ये नहीं मिलता है। तो ये उस टाइम पे स्पेसिफिकली सस्पेंड किए जाते हैं। हालांकि नेशनल इमरजेंसी पे नहीं किए जाते, तब डिपेंड करता है सिचुएशन को देखते हुए। लेकिन येस, अगर आपका ये एक्सटर्नल वॉर की वजह से या फिर इंटरनल एग्रेशन की वजह से अगर आपकी इमरजेंसी लगी है, तो उस टाइम पे आपका ये जो राइट है दैट कम्स अंडर आर्टिकल 19, ये पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये थी बात फंडामेंटल राइट्स की। अब तो इसी के साथ आ जाती हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कि हमारा एज अ सिटीज़न अगर हम राइट्स को हमें मिल रहे हैं, तो अधिकार हमें मिल रहे हैं, तो अब उसके साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं देश के प्रति, तो उन्हें ही हम बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो बेसिकली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी पहले। राइट नाउ 2020 में अगर अभी मैं बात करूं तो हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, यानी कि राइट्स तो हैं ही हमारे साथ, हमारी एज अ ड्यूटी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया भी है, तो 11 ड्यूटीज़ हैं हमारे पास। तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी जो कि ऐड की गई थी कब, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जब ऐड किया गया था। तो कब ऐड की गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज? जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब ये ऐड नहीं की गई थी। जापानीज मॉडल से इसको लिया गया है, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, तब 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी। देन जिनको आर्टिकल 51A में जो है वो रखा गया था। तो पार्ट 4A है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आपको ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ मिलेंगी, लेकिन 10 नहीं 11 मिलेंगी। 11th ड्यूटी कब ऐड की गई? तो ये ऐड की गई थी 86th अमेंडमेंट एक्ट था, जो कि 2002 में। तो 2002 में, अब आप बोलोगे 11th ड्यूटी कौन सी थी? ये इंपॉर्टेंट है। ये 11th ड्यूटी कब ऐड की गई थी? 11th ड्यूटी थी जब 2002 की बात है, तो बच्चों का जो बच्चों को देखते हुए ये किया गया था कि बच्चों से काम कराया जा रहा था, चाइल्ड लेबर जिसे हम बोलते हैं, उसको देखते हुए ये एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी कि एज अ पेरेंट, एज अ गार्डियन, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चे को अप टू 14 ईयर्स एटलीस्ट जो स्टडी है वो प्रोवाइड करें। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ये हमें ड्यूटी दी गई। तो ये 11th ड्यूटी थी जो कि ऐड की गई थी 2002 में। देन अब बात आती है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जस्टिशिएबल हैं? नहीं, ये जस्टिशिएबल नहीं है। अगर आप ये कोई फॉलो इनको नहीं कर रहा है तो कोई कोर्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि अधिकारों के लिए हम जा सकते हैं, लेकिन कर्तव्य हैं ये तो हमें निभाने चाहिए, खुद से निभाने चाहिए। तो जस्टिशिएबल नहीं है, लेकिन येस अगर कोई इन्हें वायलेट करता है तो ये पनिशेबल ऑफेंस ज़रूर है। तो कौन से एक्ट के अंडर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, क्योंकि ड्यूटीज़ में हमारा क्या क्या आ जाता है। अब ये एज अ सिटीज़न हमें क्या बोलेंगे कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसकी रिस्पेक्ट करें, जो हमारे नेशनल सिंबल्स हैं हम उसकी रिस्पेक्ट करें, हम एज अ सिटीज़न एक दूसरे की भी रिस्पेक्ट करें। तो येस, हम हमारे कल्चर की भी रिस्पेक्ट करें। तो ये सारी हमारी ड्यूटीज़ आ जाती हैं। तो अगर कोई भी वायलेट करता है इन राइट्स को, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करता है या फिर नेशनल सिंबल्स की डिसरिस्पेक्ट करता है, तो येस इट इज़ पनिशेबल। तो कौन से एक्ट के अंडर? प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जैसे मैंने बताया, इट ऑब्लिगेट ऑल सिटीजन टू रिस्पेक्ट द नेशनल सिंबल्स। अब 11 ड्यूटीज कौन कौन सी हैं उसमें हमें इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, बट येस
फंडामेंटल ड्यूटी है क्या, वो एक बार ब्रीफिंग की ज़रूरत थी, दैट इज़ वाई मैंने इसमें ऐड किया है कि नेशनल सिंबल्स, कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, उसके प्रति रिस्पेक्ट, उसके अलावा हेरिटेज और कल्चर को प्रिजर्व करके रखना, येस ये भी हमारा कर्तव्य है। तो कंपोजिट कल्चर को प्रिजर्व करना, इसके साथ साथ डिफेंस को असिस्ट करना एंड ब्रदरहुड को प्रमोट करना, तो ये सारे मिलके हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे पास हैं, हमारे कर्तव्य, जो कि हमें अपने अधिकारों को यूज़ करते हुए साथ साथ इन्हें भी यूज़ करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, कर्तव्य निभाने चाहिए। तो ये थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात। नाउ कम टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एज द नेम सजेस्ट कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उनको डायरेक्शंस दी गई हैं कि वो किस तरह से रन कर सकती हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, दे आर द डायरेक्शंस given to the state to guide the establishment of an economic and social democracy as proposed by the preamble। तो preamble यही बताता है कि ये कुछ directions हैं जो कि state को दिए जाते हैं so that कि establish किया जा सके एक economic और social democracy। एक लोकतंत्र है, ऐसा नहीं है कि एक state कुछ ज़्यादा अलग है and दूसरी state कुछ ज़्यादा अलग है, तो कुछ directions हैं जो कि states को follow करने होते हैं so that एक economic और social democracy जो all over country वो भी बनी रहे। So they contained in the part 4 of the Constitution। Important point है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में इंक्लूडेड हैं, तो दे आर इंक्लूडेड इन द पार्ट 4। देन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिशिएबल। तो ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट अगर फॉलो नहीं कर रही है तो अब वो बोलेगी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में वो जाएगी, तो नहीं, ये चीज़ नहीं होगी क्योंकि दे आर ऑल्सो नॉन जस्टिशिएबल। दैट इज़ वाई मैंने आपको बोला था कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इन फॉलोइंग में से कौन सा जस्टिशिएबल इन नेचर है या फिर कौन सा जस्टिशिएबल इन नेचर नहीं है। तो यू शुड नो कि कौन सा है, क्यों है एंड क्यों नहीं है, ताकि आपको रट्टा न मारना पड़े। तो येस, ये जस्टिशिएबल नहीं है, जैसे फंडामेंटल ड्यूटी है वैसे ही ये है, डायरेक्शंस दी गई हैं, उनको उन डायरेक्शंस को फॉलो करना होता है, बट येस नॉन जस्टिशिएबल हैं ये। तो दे आर नॉट लीगली इनफोर्सिएबल, तो इनको लीगली फोर्स नहीं किया जाता। तो इससे रिलेटेड कुछ ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। हालांकि इस प्रीवियस वीडियो जो है मेरी कॉन्स्टिट्यूशन वाली, उसमें आप ये ज़रूर देख लेना कि इनको ऐड कहाँ से किया गया है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से। येस, एंड ये आज का क्वेश्चन भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइएगा, आपकी नॉलेज भी इससे इंक्रीज होगी एंड मुझे भी पता लगता रहेगा कि येस यू आर स्टडिंग। तो ठीक है, आज की वीडियो यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ऐसा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दीजिए। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल दैट आप बाकी के सब्जेक्ट्स भी पढ़ते रहिए, थोड़ी मौज मस्ती भी करते रहिए, लेकिन पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।